हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज में लगे हुए होंगे और साथ के साथ आप मेरे लेक्चर्स भी फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का दूसरा दिन है। कल हमने एपी के बारे में जाना था, आज हम जीपी के बारे में जानेंगे। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जीपी पर जाने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम रिकॉल करते हैं, जिन्हें मैं आपको याद दिलाता हूं, जो कि सीक्वेंस और सीरीज टॉपिक में काफी यूज होते रहते हैं। तो क्या फॉर्मूलाज हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चों, सभी को पता है। अगर मेरे पास 1 + 2 + ऐसे करते करते अगर n तक सम करना हो तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2। ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि 1+ ऐसे करते हुए 10 तक मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल है, 10 फिर आप क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, 11 / 2 कर देंगे, सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा, कितना सिंपल है, कितना, 55, सिंपल। अब दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, दूसरा फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n² होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, सब्मेशन की टर्म में हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जो ये जो सब्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो सब्मेशन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखिए कि r हम कहां से ले जा रहे हैं, 1 से ले जा रहे हैं। पहले r1 होगा तो ये वाली टर्म क्या होगी, ये वाली टर्म हो जाएगी 1 प्लस, अब जब r2 होगा तो क्या हो जाएगी 3 प्लस, ऐसे करते करते हमें कहां तक जाना है, हमें n तक जाना है। तो ऐसे करते करते जब हम n तक पहुंचेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या होगी, 2n - 1। ठीक है, तो अब जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n²। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि 1 + 3 + 5 अगर ये करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 मतलब 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 9 आना चाहिए। आप ऐड करके देख लीजिए, आप 5 3 8 8 1 9, एकदम करेक्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। अगर फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम देखें तो क्या होता है, ऑड का तो देख लिया, ऑड का क्या होता है, ऑड का होता है n²। और अगर बात करें इवन का जानने की, तो इवन का होता है, मान लीजिए अभी आपने n² पढ़ा प्लस n और कर दीजिए, तो वही क्या होता है, इवन का फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम। इसी को हमने शॉर्ट में लिख रखा है n × n + 1, सिंपल। अब आते हैं, जब आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं और हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास 1 है, 2 है, ऐसे 3 है, तो 1 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करिए। जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको ये फॉर्मूला आंसर करेगा। कैसे, यहाँ पर कितनी टर्म है, 3 टर्म है, n कितना हुआ, 3 हुआ। तो देखिए फॉर्मूले में लगाते हैं, 3 4 7/6, अगर ये कितना हुआ, 14। अगर सिंगल आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 + 4 + 9, जो कि कितना होता है, 14 ही होता है। तो देखा ये फॉर्मूलाज कितना ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कितनी ही जल्दी आपके पास सम निकाल के आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था जब हमने एपी पढ़ी थी, तो एपी में समेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, आपको भी याद आएगा। ठीक है, तो n/2 2a + n - 1 × d, यही होता है कि नहीं। हाँ, तो ये फॉर्मूला जब हमने ड्राइव किया था, जब हमने इस फॉर्मूले को लाए थे यहाँ तक, ये इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को यहाँ तक लाने के लिए हमने कुछ फॉर्मूलेज यूज करे थे, जो कि क्या था, क्या आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, हमने यूज किया था
द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं 4 वो काफी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर, आप बस वैल्यू लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। आई होप आपको ये सब याद हो गए होंगे फॉर्मूले। अगर याद नहीं हुए कोई नहीं, आप इन्हें मैं आपको एक और बार इन्हें याद दिला देता हूं, एक और बार। ओके, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, जल्दी जल्दी देखते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। ऑड नंबर्स का जानना है तो कुछ नहीं करना, n स्क्वायर करना है, जितने ही टर्म्स हैं उतने का स्क्वायर कर देना है। अब इवन नंबर्स का जानना है तो क्या करना है, n स्क्वायर में n ऐड कर देना है, ये आ गया इवन का। अब इसे कैसे याद करा जाए, बहुत ही सिंपल है। हमको क्या पता है, n इंटू एन प्लस 1/2 पता है, ये क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2n प्लस 1/3 से, ठीक है, तो बस आपको बस ये याद रखना है कि मेरा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है। ये तो काफी सिंपल है, 2n प्लस 1/3 याद हो गया, 2n प्लस 1/3। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, द सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल दीजिए या फिर। अब जब हमने एपी पढ़ा था तो एपी की टर्म कैसी दिख रही थी, एपी में क्या खासियत थी, एपी की टर्म थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही चलती जा रही थी। तो फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। इसमें क्या खासियत थी कि जो डिफरेंस आता है, जो कॉमन डिफरेंस आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट रहता है, कोई भी एक डी नंबर होता है, कांस्टेंट रहता है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी यही खासियत होती है, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंस की बात ना करके रेशियो की बात करते हैं। अगर मान लीजिए जीपी के टर्म है A1, A2, A3 ऐसे ही आगे, अगर मैं कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये उठाया, अगर मैं इनका रेशियो करूं बड़े से छोटे वाले का, मतलब आगे से पीछे वाली टर्म का, ठीक है, आगे से पीछे वाली टर्म का अगर मैं रेशियो करूं तो इसमें क्या आना चाहिए, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट नंबर आएगा ये। और सेम ही नंबर मेरे को मिलना चाहिए अगर मैं कोई और दूसरा जोड़ा उठा लूँ, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर उठा लूँ दूसरा, जैसे यहाँ A1 A2 उठा लिया तो A2 अपॉन A1 भी क्या होना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए, यही कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ और उठा लिया, मान लीजिए A11 उठा लिया, तो A10 के साथ जब मैं रेशियो करूँगा उसका, तब भी मेरे पास क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो बस इतनी सी डिफरेंस की बात होती है एपी और जीपी में। एपी में हम कॉमन डिफरेंस ढूंढते हैं, जीपी में हम कॉमन रेशियो ढूंढते हैं। आइए देखते हैं, जैसे एपी की जनरल टर्म ऐसे ही दिखती हैं, वैसे ही जीपी की कैसी दिखती हैं, ठीक है। जीपी का जो मैंने बताया क्या होता है कि जो रेशियो होता है सक्सेसिव टर्म्स का, सक्सेसिव टर्म्स मतलब वही कि अगर A1, A2, A3, A4 अगर ऐसी मेरी टर्म्स हैं तो मैं सक्सेसिव मतलब ये लगातार आने वाली, एक के बाद एक आने वाली, इनका जब रेशियो लूँ तो वो कैसा होना चाहिए, कोई भी एक कांस्टेंट आना चाहिए। अब वो कैसी दिखती हैं, पहली अगर मेरी A है तो दूसरी मेरी AR होगी, तीसरी मेरी AR स्क्वायर होगी, ऐसे करते करते कोई nth जो टर्म होगी वो ऐसी होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहली जो टर्म है T1 वो क्या है, A है, T2 क्या है, AR है। ऐसे ही करते करते अगर मैं K पे गया, kth टर्म मान लीजिए इसे, तो kth टर्म क्या होगी, A तो रहेगा ही रहेगा, R भी रहेगा। अब R की क्या पावर होगी, A कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ देखा जाए तो R की पावर 0 है, 1 - 1, यहाँ कितनी है 2 - 1, तो यहाँ कितनी होगी K - 1। तो इसको भी आप याद रखिए कि जो जनरल टर्म होती है, जो kth टर्म होती है किसी भी जीपी की, तो वो कैसी दिखती है, वो दिखती है tk मतलब kth टर्म, kth पोजीशन वाली टर्म AR
पावर k माइनस 1। ठीक है, जहां पर a हमारी फर्स्ट टर्म कहलाती है और r क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो। अगर आप यहां से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लें, जैसे ये, अगर इनका रेशियो करें तो क्या आएगा बच्चों, AR² बाय AR, तो क्या आएगा R। अगर आप कोई भी दो उठा लें तब भी क्या ही आएगा R, क्योंकि ये पहले से ही हमने GP में बना रखी है। ठीक है, तो इसका भी जब आप करेंगे तो क्या आएगा, AR बाय A इज इक्वल्स टू R। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम को। अब डेफिनेशन देख लिया, आप एक प्रॉब्लम देखते हैं, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कह रही है, क्या कह रही है कि हमको जीपी ढूंढनी है भाई, जीपी हमको ढूंढनी है। अब चलो जीपी ढूंढनी है तो कुछ हिंट दी हुई होगी क्वेश्चन में, वो देखते हैं क्या, कि हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या है, 81 है, सेकंड टर्म क्या है, 24 है। ठीक है, तो पहले तो देखिए कि जनरल जो kth टर्म होती है वो क्या होती है जीपी की, tk क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर k माइनस 1। ठीक है, अब मेरे से क्या बोला गया है कि T5 फिफ्थ टर्म जो होगी T5 होगी। T5 कैसी दिखेगी, R पावर 4, और ये कितनी दे रखी है मेरे को, 81 दे रखी है। ठीक है, अब आते हैं T2 पे। T2 कितना दे रखा है मेरे को, 24। इसका जो अगर मैं एक्सप्रेशन में वैल्यू रखूं k की तो कितना आएगा मेरा, ये आ गया AR, सिंपल AR आएगा। अब मेरे पास AR की वैल्यू 24 है, AR की पावर 4 की वैल्यू 81 है, तो मैं क्या करूंगा, AR इंटू R क्यूब इज इक्वल्स टू 81 है। मैंने कुछ नहीं किया, R4 को R इंटू R क्यूब लिख दिया, बस। समझ में आया? इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो मेरा AR है वो उसकी वैल्यू मेरे को पता है पहले से, AR की वैल्यू तो पता है, इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया कि मैं फास्ट अपने आंसर तक पहुंच जाऊं। तो उस केस में R क्यूब कितना हो गया, R क्यूब हो गया 81/24। इसे फर्दर अगर मैं इवेल्युएट करूं तो कितना आएगा बताइए बच्चों, ये आएगा 27 और ये बाय 8, तो R कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आ गया हमारा R। हमारा R आ चुका है। और अगर मैं T2 टर्म से देखूं तो A इज इक्वल्स टू 24/R। R क्या है मेरा 3/2 है, 3/2 ये हो गया, इसका मतलब है 16 मेरा फर्स्ट टर्म होगी। तो इस तरीके से मैं अपनी जीपी बना सकता हूं। मेरी जीपी कैसी दिखेगी, मेरी जीपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 16, सेकंड क्या होगा 16 इंटू R मतलब 24, और जो कि मेरे को पहले से ही दिया हुआ है। इसका मतलब मेरी जो टर्म्स हैं वो एकदम सही आई हैं, जो मेरी जीपी मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आनी थी वही आई है। ऐसे ही करके आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं, ये आएगी हमारी जीपी। तो समझ में आया ये, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं भी आया है तो कोई नहीं, आप कमेंट करिए, मैं जो पॉइंट है या जो भी स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया मैं उसको समझाऊंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये मेंस की प्रॉब्लम है, काफी इजी है। कैसे, देखिए कि क्वेश्चन में बोला गया है कि A1 A2, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, A1 A2 A3, A1 A2 A3 क्या है, स्क्वायर्स है मेरे। ठीक है, A1 A2 A3 क्या है, स्क्वायर्स है मेरे। ठीक है, अब और क्या दे रखा है, एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो n है, n मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो ये है, ये मेरे को गिवन है, मतलब n जो है
कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। चलो इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो लेंथ है an स्क्वायर की, ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा स्क्वायर है, और ये स्क्वायर का नाम क्या है, an, ठीक है। अब इसकी कोई साइड होगी, बोल दीजिए स्मॉल an, ये साइड है इसकी, सारी इक्वल होंगी, ठीक है। अब बोला गया है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ an, मतलब an जो है मेरा स्मॉल an, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां से लिखूं कि स्मॉल an इक्वल टू दिया हुआ है, मेरे को लगता है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ an प्लस 1। अब an प्लस 1 जो स्क्वायर है, चलिए बनाते हैं। ये मेरा an प्लस 1 स्क्वायर है। अब इसकी साइड को बोल दीजिए स्मॉल an प्लस 1, सारी इक्वल होंगी। अब बोला गया है कि ये जो an है, मतलब इस वाले स्क्वायर की जो साइड है वो इक्वल है जो ये वाला जो स्क्वायर है इसकी डायगोनल की लेंथ के। अब इसकी डायगोनल क्या होते हैं, हमको पता है ये 90 डिग्री होता है। ये an प्लस 1 है, ठीक है, तो ये भी कितना है, ये भी an प्लस 1 ही है, बिल्कुल सही। तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से मैं लेंथ ऑफ डायगोनल आराम से निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। आप कमेंट करके बताइए कि कितना होगा, जो डायगोनल की लेंथ होगी वो कितनी होगी। अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो वो बोलेगा हाइपोटेनस मतलब डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल। तो ये क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये होगा, और मेरा h कितना होगा, √2 an प्लस 1, ठीक है। तो अब मेरे को दिया हुआ है कि an h के इक्वल है, और h मेरा क्या है, √2 an प्लस 1। सिंपल, यहां तक हमने इतनी इंफॉर्मेशन ले ली। इससे एक चीज और देखिए कि अगर मैं n को n-1 लेके चलूं तो मेरा क्या होगा, an-1 इज इक्वल्स टू √2 an। इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में ये भी यूजफुल रहता है। ये तो n दिया है तो n प्लस 1 पे गए, अगर n से पीछे जाना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर n से आगे जाना हो, अगर n से n प्लस 1 की तरफ जाना हो तो ये यूज करेंगे, अगर n से n-1 की तरफ जाना हो मतलब पीछे जाना हो तो ये यूज करेंगे। इसलिए हमें दोनों फॉर्मूले अगर लिखे हुए हो तो इजी पड़ता है कि हमें किधर आगे जाना है या पीछे जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया अब हमारे पास। अब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि a1 जो है, a1, अब a1 an क्या था, an की साइड थी an, और ठीक है, तो a1 का मतलब है a1 स्क्वायर, इसकी साइड क्या है, स्मॉल a1, तो ये कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है। स्मॉल a1 हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। बस हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एरिया ऑफ an लेस देन 1 है, एरिया ऑफ an लेस देन 1 है, तो वो किस n की वैल्यू के लिए होगा, और उनमें से हमें ऐसी स्मॉलेस्ट n की वैल्यू को बताना है। तो सबसे पहले तो हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि मैं जीपी में क्यों कराया, तो अब ये तो लॉजिकली सोचा जा सकता है कि जब ये क्वेश्चन इस चैप्टर में है, इस टॉपिक में है, तो कहीं ना कहीं तो जीपी लग रही है। क्या आप देख पा रहे हैं कि जीपी कहाँ लग रही है, देख पा रहे हैं, कमेंट करिए। देखिए जीपी का यूज हो रहा है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट बोल दीजिए, ये एक ही बात है। कैसे हो रहा है कि यहां से देखिए कि an प्लस 1 अपॉन an क्या है मेरा, 1 अपॉन √2। अगर मैं n कुछ भी ले लूं, 1 2 3 4 1000 100 कुछ भी,
तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, हमेशा 1/√2 ही आ रहा है, मतलब एक कॉमन रेशियो आ रहा है। तो अगर A1 A2 A3 ऐसे करते रहूं मैं, अगर A3/A2 दे रखा है, A2/A1 ये भी 1/√2 है, कोई सा भी दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर उठा लूं तो मेरा जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, जो मेरे स्क्वायर्स की जो साइड्स हैं वो किस में हैं, जीपी में हैं। इसका मतलब स्क्वायर्स की जो साइड्स हैं वो मेरा कैसे सीक्वेंस को फॉलो कर रही हैं, जीपी को फॉलो कर रही हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को जीपी में डाला हुआ है। समझ में आया? देखिए, तो हमने ये अज्यूम किया था, ठीक है, कि कैपिटल AN का मतलब है स्क्वायर जिसकी साइड क्या है, स्मॉल an। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, यहां से हमने अपना रिलेशन निकाल दिया। इसी से हमने अभी देखा कि हमने कैसे इसको बोला कि A1 A2 AN क्या है, हमारे जीपी हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो हमें मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। आगे देखिए, अब ये कहां से आया, ये आया जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि आप देखें AN हमारा क्या था, √2 AN+1, और अगर आपको याद है A1 ही हमारा क्या है, A1 है हमारा 12। ठीक है, अब आते हैं, अब देखिए शुरू से चलते हैं। अगर N1 है तो A1 = √2 A2 हो गया। ठीक है, N2 है तो क्या होगा, A2 A3 हो जाएगा। ये ऐसे करते करते मैं AN पर अगर पहुंच गया, AN पर अगर पहुंच गया तो ये कितना होगा, √2 AN+1। सिंपल। चलिए हम n तक ना जाके n-1 तक जाते हैं, सिर्फ n-1। ओके, अब देखते जाइए। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू दी हुई है हमें ये √2 A3। तो मैं क्या कर सकता हूं कि A1 = √2 A2 की वैल्यू क्या है वो लगा दूंगा, जो कि है A3। ये कितना होगा मेरा, ये होगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब A3 क्या है, A3 की भी वैल्यू दी हुई होगी। A3 क्या है, इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। A3 क्या होगा मेरा, A3 होगा √2 A4, यही होगा। फिर से एक पावर बढ़ गई, एक क्यूब हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे करते 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 यहां तक पहुंचूंगा, AN तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। तो जब AN तक पहुंच जाऊंगा तो मेरा आएगा क्या, A1, बिल्कुल सही। ये क्या होगा, AN, और ये क्या होगा, √2 की पावर n-1। क्यों, अगर ये देखें कि इसमें और इसमें ये रिलेशन है कि यहाँ दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, अब तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि AN जो है A1/√2 पावर n-1 है, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये समझ में आया कि एक कहां से आई वैल्यू। सिंपल, जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ, जो रिलेशन दिया हुआ है ये वाला, वहीं से हमने अपना पॉइंट निकाला। ठीक है, तो आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे हम। सिंपल है कि एरिया, क्योंकि हमें एरिया के बारे में बताना है। एरिया क्या कर देंगे, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ये हमारी साइड है, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया तो सिंपल, जो 1/√2 था इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2 पावर n-1 को मैं लिख सकता हूं 1/2 n-1/2। और जब स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1/2 की पावर n-1 बचेगा। ठीक है, और इसका तो स्क्वायर हो ही जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आएगी। ठीक है, ये समझ में आया।
अब आगे चलते हैं। अब हमें A1 की वैल्यू पता है, क्या थी, 12 थी, तो हम वो अप्लाई कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 12 का स्क्वायर होता है 144, 2n-1। अब हमें एक और कंडीशन दी रखी है, वो कंडीशन क्या है, वो है कि एरिया कैसा होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम क्या निकाल दिया, एरिया लेस देन 1 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। एरिया क्या था, क्योंकि A1 स्क्वायर अपॉन 2n-1 लेस देन 1 करेंगे तो ये आ गया। अब A1 की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी आएगी, 144। ठीक है, अब यहां देखिए कि 2 की ऐसी क्या पावर रखूं कि 144 से मेरी जो वैल्यू हो वो ज्यादा आए। 2 की पावर अगर 7 होता है तो क्या आता है बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। 2 की पावर 7 हमें क्या देता है, 128। ठीक है, 2 की पावर 8 क्या देता है हमें, 2 की पावर 8 देता है हमें 256। ठीक है, 256 देता है। अब इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो छोटी है लेकिन मुझे तो बड़ी चाहिए, तो मैं 2 की पावर 8 होनी चाहिए। मतलब तो मेरा क्या होना चाहिए कि 2n-1 ग्रेटर देन 144 होगा अगर n-1 क्या हो, n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो। इसका मतलब n ग्रेटर देन 9 हो। तो n की पॉसिबल वैल्यूज आ चुकी हैं, मतलब 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, क्योंकि n नेचुरल नंबर में से है, 11 हो सकता है, ऐसे करके। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें स्मॉलेस्ट ढूंढनी है, तो स्मॉलेस्ट तो यही है। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। ये समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी कहीं भी किसी भी स्टेप पे डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। तो आगे देखते हैं। आगे है अब हमारे पास जीपी की सीरीज। अब रिकॉल करिए, जैसे हमने एपी पढ़ी थी, एपी की सीरीज क्या थी, अभी मैंने जस्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एपी की जो सीरीज का सम होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब जीपी का क्या होता है, अब हमें यह पता है कि जीपी की टर्म्स कैसी दिखती हैं, ए आर स्क्वायर, ऐसे करते करते अगर फाइनाइट है तो ARn-1। ठीक है, अब इनका सम करना है मुझे, मतलब a प्लस AR प्लस ऐसे करते करते हम कहां तक आएंगे, ARn-1 तक आएंगे। अब इसका सम कैसे कर सकते हैं, देखिए कितना आसान है। कैसे आसान है कि अगर मान लीजिए इसका कुछ सम है Sn, ठीक है, अगर मैं इसमें r का मल्टीप्लाई कर दूं तो R(Sn), तो मेरा क्या आएगा, मैं यहां लिखूंगा पहली टर्म AR हो जाएगा, क्योंकि R जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने यहां लिख दिया। फिर R इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो मैं नेक्स्ट उस पर लिख दूंगा प्लस AR²। ठीक है, वो मैंने यहां लिख दिया। ऐसे ही करते करते मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाली टर्म क्या होगी, यहां पर होगी कहीं, जो कि कैसी होगी, AR, इससे मेरा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये AR की पावर n बना देगी। ठीक है, तो और इससे पीछे भी फिर एक टर्म होगी जो कि इसी जैसी दिख रही होगी, वो क्या होगी, ARn-1। समझ में आया इतना? ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, एक इसको जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी उससे माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा, तो ये आएगा Sn कॉमन 1 माइनस R, ऊपर वाली को मैंने नीचे से माइनस कर दिया, मतलब A। ठीक है, तो सारी टर्म्स जो है मेरी कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये यहाँ पे कॉमन है, ये वाली भी यहाँ होगी, ये वाली यहाँ होगी, तो मेरे पास A बचेगा और क्या बचेगा, माइनस ARn। अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा Sn इज इक्वल्स टू A कॉमन आ जाएगा
1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो अगर मेरी कोई जीपी दे रखी है जिसमें n टर्म्स हैं तो उसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस जो कॉमन रेशियो है उसकी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ये होता है सम। याद रखिए इस फॉर्मूले को। देखते हैं, वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे वही लिखा हुआ है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये तो था सीरीज ऑफ जीपी का फॉर्मूला। अब देखते हैं कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स। अगर R1 है तो क्या होता है, देखिए A, दूसरी टर्म क्या होता है, A इंटू आर, R1 है, A इंटू आर स्क्वायर R1 है, 1 की पावर कुछ भी करूँ 1 ही आएगा। तो ऐसे करके मेरी सारी टर्म A आ जाएंगी और कोई nth टर्म होगी वो भी क्या ही होगी, A होगी। अब देखिए, अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँ तो 0 आएगा, इसमें से इसे माइनस करूँ तो 0 आएगा, इसमें से इसे माइनस करूँ तो 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये AP है, AP है। अब ये GP भी है, कैसे है अभी बताए, क्योंकि R यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, R क्या है, 1 है। और GP कैसे दिखते हैं, फिर A इंटू आर, A इंटू आर स्क्वायर, तो ये क्या है, GP भी है। मतलब अगर R1 होता है तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, AP और GP एक साथ होगी। अब देखिए, अगर मुझे इसका सम ढूंढना है तो सम कितना है, कि हमारे पास कितनी टर्म थी, हमारे पास थी n टर्म्स थी। तो यहाँ पर A कितनी बार है, n टाइम्स है, तो A प्लस डॉट 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 n टाइम्स है ये। तो हमारा जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, n इंटू ए, एन ए। तो ये जो सीरीज बनी है उसका सम आ गया एन ए। कितना सिंपल है। अब कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी आते हैं, इसका क्या मतलब है, s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। और ये कब होता है, इसको आप देखिए कि अगर मेरी जो जीपी है अगर वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, मतलब a पहली टर्म a है, दूसरी टर्म a r है, तीसरी a r स्क्वायर है, ऐसे करते करते चलता ही जा रहा है। और अगर एक और चीज दी हुई है कि जो r की वैल्यू है मेरा वो -1 और 1 के बीच में होगी, इसका क्या मतलब होता है, ये है मॉडुलस r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इसका मतलब होता है r 1 से छोटा है और साथ ही साथ -1 से बड़ा है, मतलब -1 और 1 के बीच का कोई एक वैल्यू है r। तो इस केस में अगर हम इसका सम करेंगे, जो सीरीज बनाएंगे a प्लस r, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर, तो ये करते जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस r। समझ में आया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि n जो है मेरा Sn तो हम सभी को पता है, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। अब r हमारा क्या है, r हमारा हमने अभी बताया, r हमारा एक -1 से लेके 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू है। अब मैं सिंपल सा केस लेके चलता हूं, इसलिए तो r को मान लीजिए 0 मान लीजिए, काफी सिंपल केस है। r अगर 0 होगा तो ये क्या बन जाएगी, Sn मेरी a अपॉन 1 ये होगा। r क्या मैं 0 ले सकता हूं, नहीं, r 0 ले लिया तो क्या फायदा, तो ये तो सिर्फ 0 ही, फर्स्ट टर्म 0 सेकंड टर्म 0, ये कोई कांस्टेंट वो बन जाएगी। तो आप r 0 लेना इग्नोर ही कीजिएगा। तो r कोई भी 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले ली 1/10 कुछ भी, या -1/10 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 1/10 हो गई। r स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर होगा मेरा 1/100। r की पावर 100 क्या होगी बताइए, r की पावर 100 क्या होगी, 10 की पावर 100। ये क्या सिमिलर नहीं होगा, 0.000, आप देख सकते हैं कि कितना सिमिलर है
इसका आंसर 0 के पास कितना, ठीक है, कितना अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 0 को जा रही है। तो अगर मैं r को, और ये हमेशा होता है r जब भी -1 और 1 के बीच होता है और उसकी पावर n करूं और n इन्फिनिटी को जाए, ठीक है, मतलब r अगर मेरा -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है और मेरे को फाइंड करना लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी rn, तो मेरी ये 0 को जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो उस केस में मेरा क्या होगा, जब n इन्फिनिटी को जाएगा, ये s इन्फिनिटी हो गया, rn मेरा 0 को जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, ये। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है और इसका जो मतलब है s इन्फिनिटी का, s इन्फिनिटी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ऐसे चलता ही जा रहा है ये आगे। बस इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये तब है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारा r -1 से 1 के बीच में दिया हुआ होगा। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड है, जैसा कि अभी पढ़ा, सम ऑफ जीपी के ऊपर। तो इसमें पूछा गया है कि 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस ऐसे अगर मेरे पास n टाइम्स 9 है, n टाइम्स, ओके, 999 n टाइम्स 9 है, तो उसका मेरे को एक फॉर्मूला निकाल के दीजिए, एक सिंपल सा, कि मेरे को ये हर टर्म ऐड नहीं करनी पड़े, तो मेरे को एक फॉर्मूला दीजिए जिससे मैं बस n पता हो और मैं वो n पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं 9 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस 11 प्लस 10, ठीक है, 1 1 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी लेंदी प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि हम जीपी पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे जीपी ही बनाने की। कैसे बनेगी जीपी देखते हैं। 9 को मैं लिख सकता हूं 10 - 1, ठीक है। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। 99 को 10 स्क्वायर -1, 999 को 10 क्यूब -1, ऐसे करते करते मैं क्या करूंगा, जो n टाइम्स जो रिपीट हो रहा है 10 की पावर n -1 कर दूंगा, सिंपल, आ गया। अब क्या करूंगा, सारे 1 एक साथ लिख लूंगा, तो जो कि क्या देंगे मेरा आंसर, कितने टाइम्स 1 है, कितने टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, तो -n आ गया। और बाकी रिमेनिंग टर्म्स क्या है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस टिल 10 की पावर n। अब इसको जीपी से कंपेयर करिए तो क्या है, ये 10 प्लस कॉमन रेशियो क्या है, 10 है, क्योंकि 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 10 इंटू 10 n -1 माइनस n की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा a, ये क्या है मेरा a है, सारे a। अब r क्या है मेरा, r है मेरा ये 10, r क्या है 10, क्योंकि हर बार हम 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें कैसी फॉर्म मिल रही है, हमें मिल रही है a r स्क्वायर, ऐसे करते करते हमें a r n -1, ठीक है। तो अब हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही है, समेशन का क्या होता है। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r क्या है 10, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, t की पावर n, 10 की पावर n, 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 10 इंटू माइनस n। तो हमारे पास क्या आ गया, a हमारे पास क्या है, a भी हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो 10, तो हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया
ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया जिससे कि हम अब इजीली सम निकाल सकते हैं। आइए वेरीफाई करते हैं। अगर मान लीजिए n2 है, n2 मतलब 9 + 99, 9 + 99, तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है 108। सिंपल, इस फॉर्मूले से देखते हैं। n क्या है? 2 है, ठीक है। 10 - 9, ओके, 10 - 9, 1 - 100 -2, तो ये कितना आएगा? ये हो गया 99। 11 इंटू, ओके, 10 अपॉन -9 -99 -2, ये कैंसिल हो गए कितने से? 11। 10 टाइम्स 11 1, ये होता है इक्वल टू 110 - 2, जो कि आएगा 108। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या है? एकदम सही आया, हमने वेरीफाई भी कर लिया। ओके, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखें जिसमें हमसे सम पूछा जा रहा है तो हम इजीली उन्हें जीपी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ जीपी से। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे देखते हैं। क्या ये आपको जीपी दिख रही है या एपी दिख रही है किसी भी तरीके से? अगर आप डिफरेंस करेंगे तो आप क्या फाइंड करेंगे? चलिए डिफरेंस करते हैं। 3/2 - 1 कितना होगा? 1/2, सॉरी, कितना होगा? हाँ, 1/2। अब 7/4 - 3/2 कितना होगा? कितना होगा? 1/4, ठीक है। तो ये एपी तो है नहीं, कहीं से नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, ठीक है। एपी नहीं है, ट्राई करते हैं। क्या ये जीपी दिख रहा है? जीपी है तो हमारी कॉमन टर्म क्या फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं 3/2 डिवाइडेड बाय 1 करूं तो कितना आएगा? 3/2 आएगा। 7/4 डिवाइडेड बाय 3/2 करूंगा तो क्या आएगा? ये तो कैंसिल हो गए 2, तो मेरा क्या आएगा? 7/6। तो ये कॉमन रेशियो भी नहीं फाइंड हो पा रहा। तो अब क्या किया जाए? क्या आप देख पा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम अब? लेकिन क्वेश्चन तो है जीपी टॉपिक में मैंने दिया हुआ है, तो जीपी तो है लेकिन दिख नहीं रही कि कैसे जीपी है। देखते हैं। अगर आप एक चीज नोटिस करें कि ये 3/2 लिखा हुआ है, 3/2, यहाँ 7/4 लिखा हुआ है, फिर हमारे पास 15/8 लिखा हुआ है, 31/16 लिखा हुआ है। तो आप एक चीज देखें कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के डबल से एक कम है। जैसे 2 टाइम्स 4, 4 में एक कम 3, 4 टाइम्स 2 8, एक कम 16 कितना होता है? 32, 32 में एक कम 8 का डबल कितना होता है? 16, 16 में एक कम। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 - 1/2, ठीक है। 2 - 1/4, 2 - 1/8 और 2 - 1/16, ये लिख सकता हूं। ऐसे ही सारी टर्म्स को मैं लिख सकता हूं। तो मेरी जो नया सम बनेगा तो कैसा बनेगा? 1 2 - 1/2, ठीक है। फिर प्लस 2 - 1/4 प्लस 2 - 1/8 प्लस 2 - 1/16 प्लस ऐसे ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो हम सिर्फ कहां तक जाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ टिल 20 टर्म्स, सिर्फ 20 टर्म्स तक ही हम जाएंगे, ठीक है। 20 टर्म्स तक जाएंगे। अब क्या करेंगे? 1 प्लस ये जो ब्रैकेट्स हैं या ये जो टर्म्स हैं वो कितनी बार आ रही हैं? क्योंकि टोटल टर्म्स 20 हैं,
टोटल टर्म्स 20 हैं। एक टर्म तो 1 खुद है, तो बाकी जो ब्रैकेट्स बचेंगे या कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, वो 19 ब्रैकेट्स बनेंगे। तो 2 कितनी बार रिपीट करेगा, 19। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स 19। ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे 19 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 19, 19 टाइम्स 2। ओके, तो ये तो हो गया ये। अब जो -1/2, -1/4, -1/8, -1/16 माइनस टिल कहाँ तक जाएंगे हम, जो भी ये जो कितनी टर्म होगी, अब 19 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी बच्चों, 19 टर्म्स। ओके, क्यों, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट कितने बने हैं, 19। पहली टर्म तो ये है, फर्स्ट टर्म तो ये है। अब जो बचा है टोटल 20 टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, तो हमारे पास 19 टर्म्स बची बाकी। अब 19 टर्म्स में 2-2 टर्म्स और आ रही हैं, 2 19 बार रिपीट हो रहा है। अब 1/2 है, एक 1/4 है, 1/18 है, सॉरी 1/8 है, 1/16 है। ऐसे करते करते हम सिर्फ 19 टर्म्स और हमारे पास होंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कितना होगा, 39। ये होगा 39 माइनस, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे करते करते हम कहाँ तक आएंगे, 1/2 इंटू 1/2 की पावर 18 तक आएंगे। ठीक है, तो अब हमको पता है, क्या पता है कि ये क्या है, एक जीपी है। ये क्या है, ये एक जीपी है जिसका सम हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसका सम क्या होता है, सिंपल, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर। आर कितना है, हाफ। आर देखिए हाफ, 1 माइनस हाफ की पावर कितनी है, कितनी टर्म्स है हमारे पास, 19 टर्म्स है हमारे पास। कितनी टर्म्स थी, देखिए 19 टर्म्स, पावर 19, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला था। दोबारा से याद दिला दूं, क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर। यहाँ पर ये जो पावर होती है n का क्या मतलब था, n का मतलब था नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी सीरीज, AR till ARn-1। ये n होती हैं, n टर्म्स, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, n टर्म्स हैं तो हम यहाँ पे n यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 19 है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले ये क्या होगा, 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 प्लस का 1/2। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/2। अब 1/2 से 1/2 ये कैंसिल, बिल्कुल, ये हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा 1 माइनस 1/2 की पावर 19। तो हमारे पास ये जो सम है, ये जो वैल्यू निकल के आई, इसकी वैल्यू है इतनी। अब क्या करूंगा मैं, हमारे पास ये भी है, तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है आगे, तो मैं लिख दूंगा 39 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, -1, एक माइनस ये रहा तो ये प्लस में चेंज होगा, 1/2 की पावर 19, जो कि मेरा फाइनल आंसर देगा। फाइनल आंसर क्या होगा, 38 प्लस 1/2 की पावर 90। ओके, तो क्लियर ये, आई होप इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो कमेंट करिए, मैं आपकी जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करूंगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन। जैसे हमने AM पढ़ा, AM अगर आपको याद हो तो AM में क्या था कि हमारे पास पहले तो 2
AP में टर्म्स होने चाहिए, A और B। अगर मुझे AM फाइंड करना है तो क्या होता था, A प्लस B बाई 2, सिंपल सा। अब GM क्या होता है, सेम लॉजिक पर है कि हमारे पास 3 ABC GP में होने चाहिए, तो हमारा जो B जो मिडिल टर्म है हम उसे बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। कब, जब B² इज इक्वल्स टू AC होगा। सिंपल, मतलब ABC मेरे किस में है, GP में है। GP में मतलब A मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, मान लीजिए A। B मेरा कैसा होगा, फर्स्ट इंटू कॉमन रेशियो। C मेरा क्या होगा, फर्स्ट इंटू R², ये होगा। अगर आप देखें B तो AR का स्क्वायर, B का स्क्वायर कैसा है, A इंटू C के प्रोडक्ट के इक्वल। देख लीजिए, A² इंटू R²। समझ में आया, यही है इसका मीनिंग। तो इससे एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आता है कि अगर A B सेम साइन के नहीं होंगे, सेम साइन के अगर नहीं होंगे तो जो उनके बीच का GM है हम उसे फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों, अगर मान लीजिए ये -1 है, ठीक है, मान लीजिए -1 है, ये 2 है और ये 4 है, तो ये B² 4 होगा, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -4 आएगा, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। तो यही रीजन है कि अगर एक भी माइनस का हुआ तो क्योंकि हम मिडिल वाले टर्म का क्या करते हैं, मिडिल वाले टर्म का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर तो कभी माइनस में नहीं आता ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसी वजह से दोनों ही कैसे होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। तो जब दोनों सेम साइन के रहेंगे तब हमारा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं फिर भी हमारा पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। यही ये नोट है कि अगर A और B सेम साइन के नहीं है, मतलब अपोजिट साइन के हैं, तो हमारा जो GM है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, ये प्रॉब्लम है। अब ये भी जो मेंस की है, मेंस की प्रॉब्लम है एक। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोचिए कि आप अपनी अप्रोच कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो आई होप आपने अब तक सोच लिया हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 नंबर है इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। मतलब हमारे पास एक GP है जिसमें 3 नंबर लिए हैं अभी हमने, और वो तीनों जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है, R दिया हुआ है। अब बोला गया है कि अगर मैं मिडिल टर्म को डबल कर दूं, मिडिल टर्म कैसी कर दूं, डबल कर दूं, तो अब जो मेरे नया जो सेट बन गया 3 नंबर का, जो वो कैसा होगा, वो अब मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बदल जाएगा। मतलब एक GP से शुरू किया था और उसकी मैं मिडिल टर्म, मतलब 3 टर्म ली मैंने, 3 में से जो बीच वाली टर्म थी उसको मैंने डबल कर दिया और बाकियों को एज इट इज रहने दिया। तो अब जो बदलाव आया है, जो डबल करने के बाद जो बदलाव आया है वो क्या हो गया, जो जहां पहले वो एक GP थी अब वो किस में बदल गई, एक AP में बदल चुकी है, जिसका कॉमन डिफरेंस हमने D दे रखा है। अब बोला गया है कि हमने जो 3 टर्म ली थी GP की, अगर उसकी 4th टर्म लें और वो 4th टर्म 3R² है, ठीक है। अगर वो 4th टर्म 3R² है तो R² माइनस D की वैल्यू हमको बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें GP से जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे R की वैल्यू फाइंड करें, और AP से जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम D की वैल्यू फाइंड करें, और फिर उससे हम R² माइनस D जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू फाइंड करें। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये हमको AP दिया हुआ था 3 टर्म्स का।
अब आप बोलेंगे कि आपने ए बाय आर, ए और ए आर जीपी कैसे ले ली, क्यों ले ली, क्या ये जीपी है? देखिए, अगर ये जी वैसे ये जीपी ही है। क्यों है? आप कोई भी दो कांस्टेंट कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, एक ये ले लीजिए और एक ये, तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा। देखते हैं, ए आर बाय ए क्या है? आर है। और जो रेड सर्कल में है, जो रेड पार्ट में है, उसका क्या है? ए अपॉन ए बाय आर, जो कि क्या होगा? आर। ए भी क्या होगा? आर। तो दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये क्या है? जीपी है। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि मैंने ये जीपी ही क्यों ली। आपको याद हो कि जब हमारे पास एपी थी, जब भी हमें क्वेश्चन दे रखा होता है कि 3 टर्म्स हैं एपी की, तो आप उन्हें ब्रेक करिए, तो आपका जो सोच सकते हैं एक जनरल आइडिया, तो वो आप ये मान सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये लेंदी कर देता है आंसर निकालने की प्रोसेस को। वहीं पर आप अगर ये चूज करें a माइनस डी, ए प्लस डी, तो ये क्या करता है? आपके क्वेश्चन को करने का जो है प्रोसेस को फास्ट कर देता है। क्यों कर देता है? जब भी आप इसका सम निकालेंगे तो आपके सम निकालने से जो एक वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरीके से इसमें होता है, क्या होता है, क्या आप इनका अगर प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि एपी में हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इसीलिए हम सम करते हैं, तो इसीलिए डी एलिमिनेट हो जाता है। अब जीपी में हम रेशियो की बात करते हैं, इसीलिए हम अगर सबका प्रोडक्ट करें तो हमारा क्या एलिमिनेट हो जाएगा? आर एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए हम क्या लेते हैं? ये लेते हैं कि जिससे कि हमारा क्वेश्चन करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। तो समझ में आया आपको? जब भी आपके पास 3 टर्म दी हो या हम अज्यूम करनी हो, तो एपी में आप ये एज्यूम कीजिएगा और जीपी में आप इसको एज्यूम कीजिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि ये तो मेरी 3 टर्म्स हैं, अगर मैं 4th टर्म लूं, 4th टर्म अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगी? पहली टर्म ए बाय आर है, दूसरी में आर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दूसरी में पिछली वाली से आर मल्टीप्लाई होगा, 4th टर्म के लिए क्या होगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितनी दे रखी है? 3r स्क्वायर के दे रखी है, जिससे मैं बता सकता हूं कि a कितना है? a है मेरा 3। देखा? तो अगर मैं और कुछ ले लेता तो मेरा a की वैल्यू निकल पाना, या यहाँ से a की वैल्यू जो यहाँ से जो r की वैल्यू एलिमिनेट कर पाया हूँ, वो सिर्फ मैं इस स्पेसिफिक ऑर्डर में जो मैंने अपना जीपी लिया है उसी की हेल्प से कर पाया हूँ। अगर मैं जो अप्रोच रहती है नॉर्मल ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, तो मैं आर पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाता और दोनों के दोनों वेरिएबल्स मेरे पास ही रहते, तो इतना मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाता जल्दी क्वेश्चन में। ओके, तो ये समझ में आया कि कैसे यहाँ पे हमने कितनी फास्ट वे से ए की वैल्यू निकाल ली। अब आगे देखते हैं। याद रखिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ चुकी है, ए हमारा 3 आ चुका है। अब हमें एक और चीज इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि एपी ये कब बन जाती है? जब मिडिल टर्म मतलब ए डबल कर दें और बाकी तो ऐसे ही बिना छेड़े रहने दें, तो ये क्या होगी? अब हमारी एपी बन जाएगी। तो देखते हैं, ये हमारी एपी है। अब इससे एक चीज देखिए आप, अब वो चीज क्या है? वो चीज है एपी का मीन। याद हो आपको मीन क्या होता है? अगर ए बी सी थे तो b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो मैं सेम यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 4a इज इक्वल टू a अपॉन आर प्लस ए आर। अब a की वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन यहां से a एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से। कैसे? ये सारे a कैंसिल कॉमन होके, तो अब जो हमारे पास बचेगा वो होगा 4r इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करूं तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आएगी?
r इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 4 बाई 2, जिसका क्या है 2 प्लस माइनस रूट 3। अब मेरे पास r या तो मेरे पास 2 प्लस रूट 3 हो सकता है या फिर 2 माइनस रूट 3 हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम कौन सी वैल्यू चूज करें? अब आप अगर एक चीज देखें ठीक है, r 2 प्लस रूट 3 और r 2 माइनस रूट 3 लें तो ये 1 से बड़ा है। बिल्कुल, क्या ये 1 से बड़ा है या छोटा है? 2 तो 2 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, ओके ठीक है। जब इनका मैं डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ऑब्वियस है कि मेरे पास 1 से छोटी वैल्यू कोई आएगी बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो मेरे को ये पता चल गया ये जो है 1 से छोटा है। ठीक है, तो अगर r 1 से छोटा है, एक और चीज याद रखिए, ये सारी वैल्यूज क्या है पॉजिटिव हैं। a और r क्या है, a और r हमारे दोनों ही कैसे हैं पॉजिटिव हैं। तो r की वैल्यू जब 1 से छोटी है और मैं a दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर मैं r में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। लेकिन जो मेरी जीपी दी हुई है वो कैसी दी हुई है, वो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है। इंक्रीजिंग है मतलब a r होगा, फिर a r से बड़ा a होगा और a से बड़ा a r होगा। सॉरी, ये a बाय r है। ठीक है, लेकिन अगर मैं r को 1 से छोटा कोई ले लूंगा तो यहाँ तो उल्टा केस हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये वाला केस लूंगा ही नहीं, मतलब मैं r की ये वाली वैल्यू नहीं ले सकता। तो मेरे पास क्या ही वैल्यू बची, तो मैं जो r चूज करूंगा वो क्या लूंगा 2 प्लस रूट 3 को चूज करूंगा। समझ में आया ये लॉजिक? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है ये तो कुछ नहीं है, जैसा कि हमने पहले ही निकाल चुके हैं कि a की वैल्यू 3 होगी, बड़े ही आसान तरीके से। अब r की भी वैल्यू आई थी तो हमने सिर्फ r का स्क्वायर कर दिया। r की वैल्यू क्या आई थी 2 प्लस रूट 3, इसका स्क्वायर क्या कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो जो कि क्या हो गया 7 प्लस 4 रूट 3। अब r स्क्वायर हमारे पास है माइनस d। अब हमें क्या निकालना है, लेकिन d निकालना है। अब d कैसे निकाले, d हमारे पास दे रखा था, ये हमारे पास जो AP दे रखी थी वो ये दे रखी थी। हमारे पास A है, हमारे पास D, हमारे पास A है, हमारे पास R है, हमें क्या निकालना है D निकालना है। तो मुझे पता है ये अगर AP है तो इसका डिफरेंस मतलब AR माइनस 2A, AR माइनस 2A कितना होगा, ये क्या होगा मेरा D ही होगा। तो मेरे को A की वैल्यू पता है, A है 3, R की वैल्यू भी पता है, R की वैल्यू 2 रूट 2 प्लस रूट 3, सिंपल, ये 6। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 प्लस 3 रूट 3 माइनस 6, ये क्या होगा D होगा, जिससे कि क्या आ गया मेरा D इज इक्वल टू 3 रूट 3, सिंपल। तो अब R स्क्वायर माइनस D जो होगा, R स्क्वायर है 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 जो कि है 7 प्लस रूट 3। तो ये होगा हमारा एक्चुअल और जो लास्ट आंसर। समझ में आया सारी वैल्यूज हमने कैसे एक एक करके निकाली और कितनी ही फास्ट तरीके से निकाली। तो ये था हमारा D और ये था हमारा दोनों का डिफरेंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन
समझ में आया हो। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जीपी के। अब क्या है वो फास्ट देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई जीपी दे रखी है और उसकी हर एक टर्म मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं और वो नंबर कैसा होना चाहिए, एक नॉन जीरो नंबर लूं मैं, तो वो जो भी मेरा आंसर निकल के आएगा वो भी क्या होगा, एक जीपी ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो जो अब सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर मेरे पास फाइनाइट जीपी है और उसकी टर्म्स कितनी है, ऑड टर्म्स हैं, तो देन जो मिडिल टर्म होगी मेरी, वो जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, जीएम होगी। किस किस का, फर्स्ट और लास्ट टर्म का। एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। 2, 4, 8 ऑड टर्म्स हैं, एक जीपी है, फर्स्ट टर्म ए है, आर क्या है इसका, 2 है। ठीक है, तो जो ये है, ये जो मेरा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है, 4 है। अब मिडिल टर्म मेरा 4 है, ठीक है, 4। अब क्योंकि मिडिल टर्म क्या है मेरा, एक जीएम है, जीएम का मतलब बी का स्क्वायर करूंगा तो क्या आना चाहिए, 2 × 8 फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या है मेरा, एक जीपी है, फाइनाइट टर्म में ये अप्लाई होता है। ये आपको पता ही है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। और ये क्या है, अगर मेरे पास कोई जीपी है, अगर मैं उसके टर्म्स को क्या कर दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगी वो भी कैसी होगी, एक जीपी होगी, लेकिन उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो 1/r होगा। सिंपल। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट सम के ऊपर। याद दिला देता हूं, एस इन्फिनिटी क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r, r मतलब कॉमन रेशियो। तो यहां बोला गया है कि द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 15 दे रखा है, एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स, अब क्या दे रखा है, स्क्वायर्स ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इसका मतलब ये अगर मैं बोलूं तो ये है a + ar + ar² + ... अब बोला गया द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अब हर टर्म का मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, a² + ar इसका स्क्वायर, ओके, स्क्वायर प्लस ar² इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो हर टर्म का जब मैं स्क्वायर कर दिया तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 45। अब यहां देखिए a², अब मैं स्क्वायर को ओपन करता हूं, a² r² प्लस a² r² का स्क्वायर प्लस a² r³ का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है। यहां पर एक चीज नोटिस करिए, क्या नोटिस करना है कि ये तो इसकी क्या है, ये तो इसकी फर्स्ट टर्म है, ये तो इसकी फर्स्ट टर्म है। अब कॉमन रेशियो क्या है, देखिए कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, बड़ा ही सिंपल है कॉमन रेशियो फाइंड करना। कैसे कि इसका और इसका रेशियो ले लूंगा मैं, कितना है देखते हैं, a² r² बाय a² कितना है, r²। देखते हैं क्या है, r² सब में फॉलो हो रहा है, कोई भी दो टर्म उठा लेता हूं। अब ये वाली दो टर्म उठाते हैं, a² r6 बाय a² r4, इसका भी क्या है आंसर, जो रेशियो है वो r² ही है। तो जहां तक है, अगर मैं इसे जनरलाइज कर पाऊं, जो कि मैं इजीली कर सकता हूं, कि यहाँ का कॉमन रेशियो जो आया है वो क्या आया है बच्चों, वो आया है r²। तो r² क्या है, मेरा कॉमन रेशियो है। अब देखते हैं, मेरे को फॉर्मूला पता है, अब मैं सीधा सीधा अप्लाई करता हूं कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, a² है अपॉन 1 - r। r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, यहाँ का कॉमन रेशियो r² है, और ये मेरे को 45 दे रखा है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं जिनसे मैं a और r की वैल्यूज फाइंड करूंगा और अपनी जीपी को बना लूंगा। अब देखते हैं, a जो ये मेरी इक्वेशन है, इससे मैं लिख सकता हूं क्या कि a² = 225 × 1 - r का होल स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। इससे क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए इससे मैं लिख सकता हूं
अब ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता चल चुकी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है मेरी ये, तो मैं सीधा यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 225 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये, अब एक देखिए कि 1 माइनस आर स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आर 1 प्लस आर। तो यहाँ 1 माइनस आर और 1 प्लस आर लिख सकता हूं, और ये 1 माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एक हमने कर दिया कैंसिल। अब हमारे पास बचा ये, और जो कि क्या है, इक्वल्स टू 45 है। अब 15 टाइम्स 15, 15 टाइम्स 3, सिंपल, कट गया, ये हुआ 15 और ये हुआ हमारा 3। ये हम फर्दर काट सकते हैं, जो कि क्या है 5। जो हमारी आगे इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बन गई 5 माइनस 5r इज इक्वल टू 1 प्लस r, सिंपल, जो कि क्या बनी 4 इज इक्वल टू 6r, जो कि क्या है r इज इक्वल टू 2/3। तो r हमारा क्या आ गया, r आ गया है हमारा 2/3। तो r आ चुका है, अब r आ गया है तो हम a भी फाइंड कर सकते हैं। a कैसे फाइंड करें, इसमें अप्लाई कर देंगे, ये रहा हमारा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 15 टाइम्स 1 माइनस r, जो कि क्या है 2/3, जिसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 5 1/3, जो कि a क्या है 5/3, सिंपल। तो ऐसे करके मैं अपनी वैल्यू फाइंड कर दी। तो मेरे पास a है, मेरे पास r है, और मेरे पास जीपी की जनरल फॉर्म होती है, जो कि क्या होती है बच्चों, a, तो मेरी जीपी क्या आ जाएगी a r स्क्वायर, ऐसे ये क्या होगी मेरी जीपी, सारी वैल्यूज मेरे को दे रखी हैं। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है या क्या टॉपिक है। तो अब आते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। वैसे ये जेईई मेंस में बहुत कम पूछा जाता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रो ही दूंगा, और इसके कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। तो हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, बहुत ही सिंपल है हार्मोनिक सीरीज। कैसे कि अगर कोई हार्मोनिक सीरीज है, मान लीजिए H1 H2, ऐसे एक हार्मोनिक सीरीज है, हार्मोनिक सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ऐसे आगे के टर्म, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं हर टर्म का, ये हो गया H1 H2 H3 ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो मेरी सीक्वेंस बनी, ये जो सीक्वेंस बनी 1/H1 1/H2, तो ये क्या होनी चाहिए मेरी AP होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या HP, ठीक है। तो यही है कि इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म आर इन AP, मतलब ये मेरी HP है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया हर टर्म का जो कि मेरी AP है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ऐसी सीक्वेंस क्या है मेरी HP है, सिंपल। अब या फिर आप ऐसे देखें कि मेरे पास कोई AP है, A प्लस D A प्लस 2D डॉट, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं 1/A प्लस D 1/A प्लस 2D, तो ये क्या बन जाएगी मेरी, ये मेरी एक HP बन जाएगी। यहां तक आया समझ में, बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपके लिए, अब ये तो सिर्फ था छोटा सा इंट्रोडक्शन, अब आपके लिए ये है प्रॉब्लम्स, कि आपने इस क्लास से क्या सीखा और क्या आपके कॉन्सेप्ट में क्या मिसिंग रह गया, ये आपको, ये प्रॉब्लम्स आपको
इवेलुएट करेंगे, ठीक है, जिससे आप समझ पाए कि आपने इस पार्ट को बड़े अच्छे से सीखा और इस पार्ट में कुछ तो आपने छोड़ दिया। तो ये है आपकी पहली प्रॉब्लम। आप पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे ट्राई करिएगा। ये है आपकी दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है, और ये है आपकी लास्ट प्रॉब्लम जो कि बहुत सिंपल सी एचपी पे है। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू कि आप यहाँ तक बने रहे और इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।